जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखने से पूछ रहे थे कि आपके पास एक एम्प्लॉयी है वर्षा, उनकी जो ग्रॉस सैलरी वो 27,000 है। इसके अलावा कह रहे हैं कि लाइक ये खुद कंट्रीब्यूट करती 10% ऑफ हर ग्रॉस पे इनटू 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 हर पेंशन फंड, ठीक है। और जिनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो 5% ऑफ हर ग्रॉस सैलरी कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट अमाउंट विल हर एम्प्लॉयर रिकॉर्ड एज द टोटल वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस, कि इनकी वजह से इनका एम्प्लॉयर कितना टोटल वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। तो आपको पता है कि एम्प्लॉयर का जो एक्सपेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है ग्रॉस सैलरी से। ग्रॉस सैलरी कितनी है, इनकी ग्रॉस सैलरी है 27,000, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि ये खुद 10% कंट्रीब्यूट करें। अब ये जो कंट्रीब्यूट कर रही है अपनी ग्रॉस सैलरीज में से करें, तो ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। आपके लिए रेलिवेंट क्या है, आपके लिए रेलिवेंट वो है जो आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो 5% इनकी ग्रॉस सैलरी का, किसके अंदर, पेंशन फंड के अंदर, ठीक है। तो आप 5% कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसका, नहीं, ग्रॉस सैलरी का। तो 27,000 अगर आप 5% कैलकुलेट करोगे तो वो कितना बनेगा आपके पास, 5% बनता है आपके पास 1350, ठीक है। तो 27,000 प्लस 1350, ये आपके पास टोटल जो आंसर आएगा ये कितना होगा, ये होगा 28,350, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपके पास, ये आपके पास है डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके पास डी था। अब क्वेश्चन 4 देख लें। इसमें कह रहे हैं कि जावेश हैज अ बेसिक सैलरी ऑफ 3200 फॉर नवंबर। His income tax on the salary is 640 and he pays state benefit contribution of 290. His employer also pays state benefit contribution of 340 and pension contribution for Javesh of 160. How much will Javesh receive his how much will Javesh receive as his net pay for November? कि एक एम्प्लॉय है जावेश, उनकी बेसिक सैलरी यानी 3200 उनकी बेसिक या ग्रॉस सैलरी कह लो वो है। इसके अलावा आप देखो कि वो इनकम टैक्स जो अपनी सैलरी पे करें वो 640 का है, और इसके अलावा जो स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन यानी जो एनआई कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करवाएंगे वो 290 है। इसके अलावा क्या है कि इनका एम्प्लॉयर भी इनकी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉरी स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, 340, ठीक है। और पेंशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है 160। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच विल जावेश रिसीव एज इज नेट पे फॉर नवंबर, इनकी जो नेट पे होगी नवंबर की वो कितनी होगी, ठीक है। तो ऊपर मैंने आपको नेट पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखवा दिया था, ये आपके सामने कि आप स्टार्ट करोगे क्रॉस पे से और क्या लेस करोगे उसमें सारी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन, तो आपके पास नेट पे आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 है, इसमें आप नेट पे कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन 4 का आंसर देखें। क्वेश्चन 4 में आपसे सिंपली आपके एम्प्लॉय की नेट पे पूछ रहे थे, ठीक है। तो आपको पता नेट पे आप कैसे स्टार्ट करोगे, कि आप कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप लेना आपके एम्प्लॉय ग्रॉस पे, ग्रॉस पे आप देख लो कितनी है उसकी, 3200, सही है। अच्छा, फिर इनकम टैक्स से पे कर रहे हैं कितना, इनकम टैक्स से पे करेंगे 640 का। तो इनकम टैक्स जो है ये अपनी सैलरी से डिडक्ट करवा रहे होंगे, तो एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है, ठीक है। तो आप 640 को क्या करोगे, इसमें से आप डिडक्ट कर दोगे। अच्छा, फिर आप देखें इसके अलावा जो स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन यानी जो एनआई कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करवा रहे हैं कितना है, वो 290 है, सही है। अच्छा, फिर आगे आपको
क्या डिटेल गिवन है कि आपके एम्प्लॉयर ने स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट किया 340, सही है, और पेंशन कंट्रीब्यूशन में किया 1, ठीक है। तो ये जो आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है ना, ये उसके लिए उसका एक्सपेंस तो होता है, लेकिन अभी फिलहाल ये आपको नहीं मिला। जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन हो रही है वो भी अभी आपको रिसीव नहीं हुआ, और ना ही आपको ये जो स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन वाला अमाउंट है आपको वो भी अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो जो नेट आप जो रिसीव कर रहे होगे वो कितना रिसीव कर रहे होगे, आप रिसीव करोगे 3200 माइनस 640 माइनस 290, ठीक है। तो नेट आप अमाउंट रिसीव करोगे 2270, ठीक है। तो नेट पे जो होगी आपकी एम्प्लॉय की वो कितनी होगी, 2270 होगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा, वो 2270, यानी कि इसका आंसर होगा ए, ठीक है। कई लोगों ने इसका आंसर बी मेंशन किया था, तो बी से करेक्ट आंसर नहीं है। उन्होंने जो है एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन को भी इसमें ही अकाउंट पर कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं इन सम जुरिस्डिक्शन एम्प्लॉयर हैव अ ड्यूटी टू कलेक्ट व्हाट फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। कि लाइक अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि आपके पास एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि उसने अपने एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ अमाउंट कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इन चारों में से क्या चीज जो एम्प्लॉयर कैलकुलेट सॉरी कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सही है। ऑप्शन ए इज हॉलीडे पे, सही है। ऑप्शन बी इज इनकम टैक्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि वो आप कह लो लाइक जो फ्रीलांसर टाइप होते हैं वो, देन इनकम टैक्स फॉर एम्प्लॉयड, सही है। और यानी कि जो सैलरी पे जो फिक्स एम्प्लॉय जो होते हैं, फिक्स सैलरी पे एम्प्लॉय होते हैं, देन सेल्स टैक्स, सही है। कि इन चारों में से क्या चीज़ है आपके पास जो आपका एक एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा अपने एम्प्लॉय की सैलरी। आंसर बताइएगा क्वेश्चन का, क्या चीज़ आपका एम्प्लॉयर कलेक्ट करेगा अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से। अच्छा, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या उनका क्या ड्यूटी है, यानी कि एज ए ड्यूटी क्या चीज़ कलेक्ट की जाती है, यानी एज ए ड्यूटी समझ लो कि अब यहाँ पे क्या चीज़ लाजमी है कलेक्ट करना, या क्या चीज़ आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हॉलीडे पे। हॉलीडे पे आपको पता है कि एक वॉलंटरी डिडक्शन है, अब चाहे आपका एम्प्लॉय तो करेगा वरना नहीं करेगा, तो ये एम्प्लॉयर का कलेक्ट करना कोई ऑब्लिगेशन है, कोई ड्यूटी नहीं है। इनकम टैक्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो लाइक फ्रीलांसर टाइप होते हैं, तो वो आपकी आपके फिक्स एम्प्लॉय नहीं होते, ठीक है। तो अगर उनकी भी आप सेल्फ उनकी सैलरी से इनकम टैक्स का कैलकुलेट करना आपके ऊपर लाजमी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है, ठीक है। लेकिन जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, यानी कि जो आपके पास एम्प्लॉय हैं, ठीक है, यानी जिनको आपने शो किया हुआ कि हमारे एम्प्लॉय हैं, तो उनकी सैलरी में से लाजमी आपको क्या करनी होगी, उनकी सैलरी में से लाजमी इनकम टैक्स डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट को देना होगा। यहाँ पे जो जो एम्प्लॉयर है वो कैसे एक्ट कर रहा था, जो कलेक्टर ऑफ टैक्स होता है बीच में, यानी क्या होता है, वो कलेक्टर ऑफ टैक्स होता है और बाद में ये टैक्स कलेक्ट करके उसने गवर्नमेंट को देना होता है। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने सारे एम्प्लॉय से क्या कलेक्ट करे, इनकम टैक्स कैलकुलेट करे। और सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्टली ही लाइक आपकी कंजम्पशन वगैरह से डिडक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर था सी। अच्छा, अब क्वेश्चन 6 देखने इसमें कह रहे हैं द पेरोल फंक्शन इन अ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कि पेरोल का जो फंक्शन है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास कुछ रीजन है, आप बताएं कि इनमें से कौन से रेलिवेंट है। सबसे पहले कह रहे हैं कि वेजेस कॉस्ट फॉर्म अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन अ बिजनेस। ये किसी बिजनेस के लिए उसकी जो वेजेस होती है एक बहुत बड़ा
एक्सपेंस होती है उसके टोटल एक्सपेंसेस में से, यानी कि अगर लाइक जो जो टोटल एक्सपेंस बेयर कर रहा होता है उसमें जो वेजेस कॉस्ट का पोर्शन होता है वो काफी मेजर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है पेरोल फंक्शन। सेकेंडली बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय रिलेशन आर इंपॉर्टेंट, कि एम्प्लॉयज के रिलेशन मेंटेन करना भी जरूरी है, क्या इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, द कंपनी एक्ट एज अ कलेक्टर ऑफ टैक्स, कंपनी कैसे एक्ट कर रही होती है, कलेक्टर ऑफ टैक्स होती है बीच में, क्या इसलिए इंपॉर्टेंट है पेरोल फंक्शन से। और फोर्थ माने कि सिक्योरिटी इश्यूज आर इन्वॉल्व, जाहिर सी बात है पे सैलरीज इन सब चीजों की वर्किंग होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क अराइज हो सकते हैं। तो काइंडली बता दें कि इन चारों में से कौन से रेलिवेंट रीजन है कि जिनकी वजह से जो है आपके पास पेरोल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके इदारे का। अच्छा, क्वेश्चन 6 का जो आंसर है इसमें आपसे पूछ रहे थे कि इन चारों पॉइंट में से कौन से वैलिड पॉइंट, यानी कौन से जो है लाइक किन रीजंस की वजह से आप कह सकते हो कि पेरोल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले कि वेजेस कॉस्ट फॉर्म अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल स्पेंडिंग है, बिल्कुल सही बात है कि आपकी टोटल कॉस्ट होती है किसी भी कार्य की, उसमें वेजेस एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि पेरोल एक इसलिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकेंडली कि एम्प्लॉय की सैलरी बोनस ये सारे क्या है कि आपके लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए भी अगर आप क्या, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह में कोई इशू होता है तो आपके अपने एम्प्लॉय से जो है रिलेशन खराब हो सकते हैं, हो सकता है वो छोड़ के भी चला जाए, ठीक है। तो इसलिए भी जो है पेरोल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सही। कंपनी एक्ट एज अ कलेक्टर ऑफ टैक्स, कंपनी कैसे एक्ट करती है, कलेक्टर ऑफ टैक्स होती है, यानी कि कंपनी यानी एम्प्लॉयर का काम क्या होता है कि वो टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को बाद में लाइक गवर्नमेंट को लाइक बाद में पे करे, नहीं गवर्नमेंट को सबमिट करे, ठीक है। तो ये भी आप देखो कि आपको बाद में गवर्नमेंट को इसका भी हिसाब देना हो कि हमारे इतने एम्प्लॉयज थे, इतनी सैलरी थी और इतना इतना टैक्स हमने डिडक्ट किया और आपको इतना हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेजर काम है क्योंकि आपको पता है कि एट जो है टैक्स रिटर्न फाइल और चीज सारी यानी कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है टैक्स की भी, ठीक है। तो इसलिए भी आप कहते हो कि पेरोल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और लास्ट वन की सिक्योरिटी इश्यूज आर इन्वॉल्व, जाहिर सी बात है आपको सिक्योरिटी रीजंस और इन सब चीजों का भी ख्याल रखना है, तो ये चारों ही वैलिड रीजन, चारों ही वैलिड पॉइंट है कि आप कह सकते हैं इन चारों रीजंस की वजह से कि पेरोल क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी इदारे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास डी था। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, इसमें कह रहे हैं एन एम्प्लॉय रिसीव अ गारंटेड मिनिमम वेज ऑफ 50 पर वीक एंड वर्क ऑन अ पीस वर्क सिस्टम where output is paid at $10 per unit, at $10 per unit. The time work in excess of 40 hours is paid at $3 per hour. In a given week, the employee produce 7 units and work for 45 hours. What is the employee gross pay? अच्छा, आप लोगों ने एम में जब टॉपिक पढ़ा था लेबर का, तो आपने अभी कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, जिसमें एक टर्म थी आपके पास गारंटेड मिनिमम वेज। गारंटेड मिनिमम वेज कौन सी वेज होती है, वो पे होती है कि जो आपका एम्प्लॉयर यानी कि लाइक यानी या गारंटेड मिनिमम वेज आप कह लो कि ये वो मिनिमम अमाउंट है जो आपको अपने एम्प्लॉय को देना ही होता है, सही है। यानी आपको अपने एम्प्लॉय को एटलीस्ट ये अमाउंट तो देना ही होगा अगर उसकी जो टोटल अर्निंग्स है उस दिन की इस अमाउंट से कम बन रही है, ठीक है। यानी अगर आपके एक एम्प्लॉय है वो काम करने के लिए आया और आपके पास उसको देने के लिए काम नहीं है, सही है, यानी कि एम्प्लॉय काम करने के लिए आया लेकिन आपके पास उसे देने के लिए काम नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है मिनिमम अमाउंट सेट किया था कि इतना तो आपने एटलीस्ट देना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय ज्यादा कमा रहे तो फिर आप ज्यादा ही दोगे, लेकिन अगर कम कमाएगा तो एटलीस्ट आपने गारंटेड मिनिमम वेज देनी है। तो एक एम्प्लॉय की गारंटेड मिनिमम वेज 50 पर वीक और वो पीस वर्क सिस्टम पे काम कर रहा है। पीस वर्क सिस्टम को पता है कि आप जब पे करोगे वो किस प्राप्त करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी नंबर ऑफ पीसेस के अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है।
तो आपका जो रेट है वो कितना है 10 पर यूनिट, यानी आप 1 यूनिट पे करोगे $10। तो अब अगर वो 2 यूनिट्स बनाएगा तो $20 पे करोगे, 3 बनाएगा तो $30 पे करोगे, ठीक है। कह रहे हैं द टाइम वर्क इन एक्सेस ऑफ 40 आवर्स, यानी कि जब उसका जो टाइम है वो 40 आवर्स क्रॉस कर लेगा, यानी जो 40 आवर्स के बाद वाले जो एक्सेस आवर्स होंगे, ठीक है। टाइम वर्क इन एक्सेस ऑफ 40 आवर्स इज पेड $3 पर आवर, यानी कि जब वो 40 आवर्स तक काम कर लेगा तो उसके बाद के जो एक्सेस आवर्स होंगे उसमें आप उसे $3 पर आवर का रेट भी दोगे, यानी कि 30 तक में आपको पता है कि नंबर ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग भी पे हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब वो 40 आवर्स क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद जो उसके एक्सेस आवर्स होंगे ना, तो उसमें आप उसे $3 पर आवर का रेट भी दोगे, ठीक है। In a given week, the employee produces 7 units and work for 45 hours. और अब कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वीक के अंदर एम्प्लॉय ने 7 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और 45 आवर्स तक काम किया, ठीक है। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एम्प्लॉय ग्रॉस पे, एम्प्लॉय ग्रॉस पे क्या होना चाहिए, ठीक है। इसे एक दफा ट्राई कर लें खुद, फिर इसका आंसर आप खुद भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं, कई लोगों ने इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है लाइक समरा ने दिया इसका आंसर ए, इसका करेक्ट आंसर ए है। पर इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर क्या था, जैसा नहीं, इसका आंसर डी नहीं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर किस तरह से ए देख लेते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को दोगे गारंटेड मिनिमम वेज 50, ठीक है। तो गारंटेड मिनिमम वेज वो अमाउंट है जो आपने मिनिमम देना है अगर उसकी पे इससे कम बने, यानी कि अगर 50 अगर वो एटलीस्ट अर्न नहीं करेगा तो आप सिर्फ दे दो। और आपका जो रेट है वो क्या है कि 10 पर यूनिट आप पे कर रहे हो, ठीक है। और लाइक 40 आज के एक्सेस में आप 3 पर आके सबसे दे दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस की 7 यूनिट्स, तो 7 यूनिट्स अगर उसने प्रोड्यूस किया और 1 यूनिट के हम उसे पे कर रहे हैं 10 पर यूनिट, तो 7 पे हम कितना उसे पे करेंगे, 7 यूनिट्स के लिए आप उसे पे करोगे 7। जब फिर आप देखो कि उन्होंने जो काम किया वो उन्होंने किया 45 आवर्स, एक आपके एम्प्लॉय ने काम किया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो 40 आवर्स के बाद जो एक्सेस आवर्स होंगे ना, यानी 40 से ऊपर वाले जो घंटे होंगे, तो 40 से लेके 45 तक जो एक्सेस आवर्स हैं वो कितने हैं, वो 5, यानी कि उन्होंने कितने घंटे ऊपर काम किया, उन्होंने 5 आवर्स ऊपर काम किया, ठीक है। तो इन 5 आवर्स के लिए आपसे क्या पे करोगे, 3 पर आवर का रेट पे करोगे, ठीक है। तो इन 5 आवर्स पे आप 3 पर आवर का रेट पे करोगे तो इन 5 आवर्स की यूनिट बनेगी कितनी, 3। तो 7 यूनिट्स पे 10 के हिसाब से 70 प्लस 5 एक्स के हिसाब पे 3 पर के हिसाब से 15, तो टोटल आप जो पे करोगे वो कितना पे करोगे, वो 85 पे करोगे, ठीक है। तो ग्रॉस पे कितनी बनेगी एम्प्लॉय, 85 बनेगी, यानी कि यदि ग्रॉस पे बनेगी और एट द एंड डिडक्शन वगैरह करवाएंगे तो नेट पे अपने साथ पे जाएंगे, लेकिन ग्रॉस पे कितनी 80। जिन लोगों ने आंसर 135 दिया उन लोगों ने जो है इसके अंदर लाइक 85 के अंदर 50 भी गारंटेड मिनिमम वेज वाला भी शामिल कर दिया था, ठीक है। वो गारंटेड मिनिमम वेज अब देख लो कि आपके एम्प्लॉय की अर्निंग 85 बन रही है, तो अब 85 बन रही है इसका मतलब ऑलरेडी 50 से अबव है, तो आप 85 दोगे। अगर इनके से 40 बन रही है तो फिर आप उन्हें एटलीस्ट 50 दे रहे हो, सही है। तो 135 में उन लोगों ने उस 50 को भी ऐड कर दिया, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ई है, सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन में 8 देख लें। इसमें कह रहे हैं कि ईच मंथ अ कंपनी पे इट्स सेल्स स्टाफ कमीशन ऑफ 3% ऑन ऑल सेल्स up to the value of 100,000 and 5% on all sales over 100,000. In May 2002, a member of the sales staff made total sales of 125,000. How much commission will she be paid for the month? यानी कह रहे हैं कि आपने जो सेल्स स्टाफ है कमीशन पे करोगे 3% तक, अगर उनकी सेल 100,000 से नीचे रहेगी, अगर 100,000 तक उनकी सेल होगी तो आप उन्हें कितना कमीशन दोगे, 3% ऑफ टोटल सेल्स का, ठीक है। लेकिन अगर उनकी सेल 100,000 क्रॉस करेगी तो 100,000 अब जो सेल होगी उसके लिए आप कितना पे करोगे ना, पे करोगे 5%, यानी कि 100,000 से बिलो वाली सेल के लिए 3% कमीशन है और अब के लिए 5% है। अब कह रहे हैं कि मे 2002 अ मेंबर ऑफ सेल्स स्टाफ मेड टोटल सेल्स ऑफ 125,000, क्या आपकी सेल्स स्टाफ की एक मेंबर ने जो टोटल सेल्स की 125,000 की। अब पूछते हैं, ये चाह रहे हैं आपसे कि हाउ मच कमीशन विल शी बी पेड फॉर द मंथ, तो उनकी जो आपने कितना कमीशन पे करोगे उन्हें इतनी सेल करने का 125,000 की सेल के ऊपर, ठीक। तो ट्राई करके इसका आंसर दें। इसका जो आंसर लोगों ने आंसर किया ज्यादातर, हाँ लाइक वो किया आंसर सी। समरा आपका आंसर भी करेक्ट है, पर आपका आंसर भी करेक्ट है। हमारा इसका आंसर डी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर सी था। इसमें नहीं कह रहे हैं कि आपके आपके जो एक सेल्स स्टाफ के मेंबर ने जो सेल की 125,000 की है, कमीशन कैलकुलेट करना था उनका। तो कमीशन आप किस तरह से पे कर रहे हैं कि आप 100,000 तक की सेल के लिए कमीशन है 3% का, और उसके ऊपर वाली सेल का जो कमीशन है वो 5% है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100,000 तक जो सेल है उस पर कमीशन अगर हम 3% दे रहे हैं, तो 100,000 अगर हम 3% कैलकुलेट करेंगे
तो ये बनेगा आपके पास कितना 3000 से। और 1 लाख से ऊपर वाला जो सेल, यानी कि जो ऊपर जो 25,000 की सेल है उस पर जो कमीशन का परसेंटेज है वो कितना है, वो 5% है। तो 25,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करो तो ये आपके पास बनेगा 125, ठीक है। तो 3000 प्लस 1250 जो टोटल कमीशन आप पे करोगे वो कितना पे करोगे, 4250। इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा फिर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखने इसमें कह रहे हैं एन एम्प्लॉय अर्न्स 24,000 पर एनम 2,000 पर मंथ। क्या आपका एक एम्प्लॉय है जो अर्न करता है 24,000 पर एनम का, सही है। उसमें तो अगर 24,000 पर एनम है तो पर मंथ बनेगा 2,000 पर मंथ बनेगा, ठीक है। इन May a salary increase was agreed to 26,400 per annum which was backdated to 1st April। यानी आपकी एक एम्प्लॉय की सैलरी 24,000 पर एनम थी और पर मंथ बनेगी वो 2,000। मई में आगे क्या हुआ कि सैलरी में इंक्रीज हुआ कितने का, यानी कि अब मई से जो सैलरी हो गई वो 26,400 पर एनम हो चुकी है, यानी कि मई से क्या हो गया सैलरी में इंक्रीज हुई। अच्छा, अब कह रहे हैं कि विच वॉज बैक डेट टू 1st अप्रैल, यानी कि इंक्रीज हुआ है कब, मई में, लेकिन बोल रहे हैं कि इसका जो आपके पास इसके ये नहीं एप्लीकेबल कब से होगा, ये एप्लीकेबल होगा आपके पास अप्रैल से, यानी कि इंक्रीज मई में आया किया, बट क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेबल है कब से, अप्रैल से, ठीक है। In addition, 2% bonus of the basic monthly salary is payable if the company profit exceed a certain figure. The profit threshold was passed for May. What is the employee's gross pay for May? इसके अलावा 2% ऑफ बेसिक सैलरी पर बोनस भी दोगे, ठीक है, लेकिन ये बोनस तब मिलेगा जब प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस होगा, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि इस मंथ आपने वो प्रॉफिट इतना अर्न कर लिया, यानी कि इस मंथ इतनी से मई में आपको वो बोनस मिलेगा। अब पूछते हैं कि व्हाट इज द एम्प्लॉय ग्रॉस पे फॉर मई, यानी कि मई के लिए ग्रॉस पे कितनी बनती है, सही है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि आपकी एम्प्लॉय की सैलरी जो अभी तक थी वो 24,000 पर एनम थी, तो इसी का आंसर इनकी जो पर मंथ बन रही 22,000 पर मंथ बन रही थी, बट मई में आके सैलरी में इंक्रीज हो गया तो अब 26,400 पर एनम है, ठीक है। अगर 26,400 पर एनम होगी तो इसके साथ पर मंथ बननी चाहिए 2,200। अच्छा, ये इंक्रीज मई में किया लेकिन बोले एप्लीकेबल अप्रैल से। इसके अलावा 2% बोनस भी दिया जाएगा बेसिक मंथली सैलरी के हिसाब से, अगर प्रॉफिट थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तो। और कह रहे हैं कि मई के मंथ में ही हो चुका है क्रॉस, ठीक है। एम्प्लॉय ग्रॉस से पूछ रहे हैं मंथ में के लिए, ठीक है। मई में आप कितनी ग्रॉस पे करोगे, एक तो आप देखोगे सैलरी 26,400 से बड़ी तो फिर आप पर मंथ बननी चाहिए कितनी 2,200, एक तो आपको मिलेगा 2,200। अच्छा, फिर आप देखो कि आपकी जो सैलरी में इंक्रीज हुआ ये हुआ मई से, बट एप्लीकेबल ये अप्रैल से है, तो इसका मतलब ये कि अप्रैल के मंथ तक तो इंक्रीज हुआ वाली है, तो उस मंथ जो आपको सैलरी मिली होगी वो कितनी मिली होगी 24,000 के हिसाब से पर मंथ 2,000 मिली होगी। लेकिन इंक्रीज मई में हुआ लेकिन बोल रहे हैं एप्लीकेबल अगर ये अप्रैल से, तो इट मीन्स आपको जो है अप्रैल में 200 की सैलरी कम मिली होगी, यानी कि अब अगर ये लास्ट मंथ से एप्लीकेबल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि लास्ट मंथ भी सैलरी 2,200 मिलनी चाहिए थी, लेकिन लास्ट मंथ मिली कितनी आपको, जस्ट 2,000 मिली। इसका मतलब लास्ट मंथ 200 कम मिली हुई, तो वो भी आपको कब मिलेगी, वो भी आपको मई की सैलरी के साथ मिलेगी अप्रैल का 200, सही है। फिर आप देखो आपको बोनस मिलेगा 2% ऑफ सैलरी का, तो 2% ऑफ सैलरी अगर आप देखोगे तो आपकी सैलरी कितनी है 2,200 है, तो 2,200 पे 2% अगर आप कैलकुलेट करो तो ये बनेगा आपके पास 44। तो 2,200 प्लस 200 प्लस 44, तो टोटल आपके पास जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी 2,444 आपके पास आपकी टोटल सैलरी बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा बी। ये भी आपकी एग्जाम के क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑन एन एम्प्लॉय पे स्लिप। क्या आपकी जो एम्प्लॉय की पे स्लिप है उसके ऊपर कोई डिटेल मेंशन होती है। अब इसमें से कह रहे हैं कि इन चारों में से कोई एक नॉन कंपल्सरी डिस्क्लोजर होगा, यानी कि कुछ चीजें होती हैं जो मेंशन करना कंपल्सरी है, ये तो आपने हर हाल में मेंशन करनी ही करनी है, सही है। कुछ कंपल्सरी है और इसमें से कोई एक ऐसी होगी जो नॉन कंपल्सरी नहीं है, यानी अगर आप वो मेंशन नहीं करोगे तो इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉय एनआईसी नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, यानी कि फिर ग्रॉस पे, रिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस पे, यानी कितनी कैलकुलेशन, सॉरी कितनी रिडक्शंस आपने की हैं, कितना उन्होंने कमाया था वो ग्रॉस पे, और कितना नेट पे आपने पे किया। तो इन चारों में से बता दें कौन सी ऐसी जो आपके पास कंपल्सरी नहीं है, नॉन कंपल्सरी होगा, उसको मेंशन करना आपकी पे स्लिप पे। यानी तीन चीजें कंपल्सरी मेंशन करना और एक कोई नॉन कंपल्सरी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहे हैं कि नॉन कंपल्सरी डिस्क्लोजर कौन सा, इट मींस कि बाकी का सारे कंपल्सरी होंगे। तो आप देखो कि आपकी एम्प्लॉई क्या ग्रॉस पे होती है, कितनी रिडक्शन जो है, कितना नेट पे दिया, ये तीनों चीजें मेंशन करना आपके ऊपर कंपल्सरी, एक चीज आपकी पे स्लिप में हर हाल में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय का जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है ये नॉर्मली होता है पे स्लिप के ऊपर, लेकिन ये मेंशन करना कंपल्सरी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर इसलिए आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में 11 का आंसर देखने, इसमें कह रहे हैं कि फॉर द मंथ ऑफ मे द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ट्रेडेड रिकॉर्ड विद रिगार्ड टू वेजेस। सही है। एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 678 है, ग्रॉस बेसिक वेजेस है 9900, इनकम टैक्स 2000 का डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी है 925। व्हाट विल बी द टोटल चार्ज फॉर वेजेस एंड सैलरीज इन द फाइनल अकाउंट। कि टोटल क्या जाएगा, चार्ज कह लो आप, एक्सपेंस को बोलते हैं कि टोटल कितना एक्सपेंस जाएगा वेजेस एंड सैलरीज का फाइनल अकाउंट के अंदर, यानी कि क्या टोटल फाइनल फिगर आपके पास वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। यानी एम्प्लॉयर का एक्सपेंस पूछ रहे हैं आपसे क्या। सही है। तो ये अमाउंट भी आपके लिए रेलिवेंट होगा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि टोटल चार्ज बता दें वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस का, तो आपके पास बनेगा 9900 प्लस 925 यानी कि 10825। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा E। सही है? अब लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरोल फंक्शन, की इन चारों में से कौन सा पेरोल फंक्शन है, नहीं कौन सा काम पेरोल वालों का नहीं होता। सबसे पहले ग्रॉस पे कैलकुलेट करना, ये पेरोल वालों का ही काम है। नोटिफिकेशन ऑफ हॉलिडे इंटाइटलमेंट, कि आपको हॉलिडे इंटाइटल करना है, ये पेरोल वालों का काम नहीं होता, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शन, टैक्स कितना डिडक्ट करना है, अदर कितनी डिडक्शन, ये सभी पेरोल वाले ही देख रहे होते हैं, पे स्लिप भी वही बनाते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इट मीन्स ये सिर्फ हॉलिडे इंटाइटल करने का काम नहीं, बाकी तीनों किसके फंक्शन है, बाकी तीनों पेरोल वालों के फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आपका टॉपिक एंड हो चुका पेरोल का। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि पेरोल में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट है जो आपकी एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह के रिगार्डिंग सारा काम देखेगा, ठीक है।